नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कहा जाता है कि ना थके पैर कभी ना हिम्मत हारी है, ना थके पैर कभी ना ही हिम्मत हारी है। कर दिखाने का है हौसला जिंदगी में, इसलिए अभी भी सफर जारी है। फिजिक्स की ये लास्ट क्लासेज अपने चल रही है और आज का टॉपिक अपना रहने वाला है वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या रहेगा? कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये आज का टॉपिक रहेगा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसकी चर्चा करेंगे हम। क्या प्रश्न बने यहां पहले और क्या बनने वाले हैं? ठीक रहेगा। ओके, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आपको पता होना चाहिए कि कार्य में से प्रश्न बने हुए हैं पहले एग्जाम में, इसका फॉर्मूला पूछा गया था। पता है ना आप सबको या नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं, आगे क्या सब। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों किस प्रकार की राशियां हैं? कौन सी राशि है ये? सदिश है या अदिश है? पता है क्या? सदिश राशियां कौन सी है, अदिश कौन सी है? इसमें से सदिश तो आपने कल पढ़ी भी थी शायद, याद रखिएगा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों की तीनों अदिश राशियां होती है। कौन सी होती है? अदिश, अदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कल आपने विश्वत बल के द्वारा आपने जाना कि सदिश राशियां कौन सी होती है। सदिश राशियां वो होती है जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण की भी, ठीक है। अदिश राशियां वो राशियां हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण चाहिए, ठीक है। अदिश राशियां कौन सी है? ऐसी राशियां, मैं लिख देता हूं, ऐसी राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दिख तो रहा है क्या? ओके, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्या होता है? परिमाण की आवश्यकता होती है। अब तो ठीक है, परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है। ये लो भैया, इसको बोलते हैं अदिश राशि। क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं अदिश राशि कौन सी है, सदिश कौन सी है, तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों ही अदिश राशियां हैं। कैसे है? इसके अलावा भी अदिश राशियां बहुत सारी है, आप अदिश राशियां याद भी कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक मैं लिखवा देता हूं आपको, सबको याद भी ये शायद बार बार आती है। ये आकाश, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। ये सारी अदिश राशियां होगी। इनमें आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। होली पे गांव गांव गए क्या बच्चे? आते किस कारण? कारण क्या था? सबका अलग अलग इश्यू है ना। आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, लेकिन अपना एक ही इश्यू है, ये है आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। सारी अदिश राशियां, यदि कोई प्रश्न पूछा जाए यहां से तो फिर आप सही कर देना। अब यहां आकाश का मतलब क्या है? क्या मतलब है आकाश का? आकाश का मतलब क्या है?
अब इसमें तो तीन शब्द निकल रहे हैं ना, आकाश से, तो आ से आप बना सकते हैं ना आयतन। ये लो भैया, आयतन किस प्रकार की राशि है? तो आयतन आपकी अदिश राशि होने वाली है, वॉल्यूम, ये अदिश राशि होगी। फिर देखो यहां से का शब्द दिख रहा है, ये कार्य हो गया, तो कार्य आपकी अदिश राशि होगी, कार्य भी अदिश राशि है। ओके, और एक दिख रहा है ना ये स वाला, ये शक्ति है। अच्छा, इसके साथ में आप इसको समय भी कर सकते हैं, तो चाहे शक्ति हो फिर चाहे समय हो, ये भी अदिश राशियां हैं। समझ में आ गया? आयतन अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, शक्ति और समय भी अदिश राशि है, और पर जो शब्द लिखा है ना, ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या रहेगा? परिमाण। क्या रहेगा? परिमाण। और ये भी अदिश राशि है। घन, डेंसिटी, घनत्व, घनत्व ये भी अदिश राशि रहेगी। लोहे की कील को यदि आप पानी में डालें तो वो डूब जाएगी, लेकिन कागज से यदि आप नाव बना के पानी में डालेंगे तो फिर वो डूबती नहीं है, पानी में तैरती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? लोहे की कील को यदि आप पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन कागज से बनी नाव को यदि आप डालेंगे ना उसमें तो वो तैरेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहे की कील का घनत्व ज्यादा होता है। समझ गए? लोहे की कील का घनत्व ज्यादा होने के कारण। अब चा जो शब्द दिख रहा है ना, चा, इसका मतलब है चाल। ये चाल हो गई, चाल। चाल भी अदिश राशि रहेगी। फिर ये दर आ रहा है, दर, तो ये भी द्रव्यमान बनेगा, द्रव्यमान। ये आपका द्रव्यमान हो गया। फिर ता शब्द नजर आ रहा है, फिर यहां से ता से तापमान कर सकते हैं आप, ताप। और ये वाला शब्द जो आपके सामने था अभी, ये रहा ऊर्जा, ये रहा ऊर्जा। अभी आपके सामने ये टॉपिक चल रहा है कार्य ऊर्जा। एक तो ऊर्जा, एक क्या था? कार्य, और एक ये रहा शक्ति। तो ये तीनों ही अदिश राशियां हैं। नहीं नहीं, अभी है ना, समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, यहां से ऊर्जा बना, फिर दुविधा में तीन शब्द है। दू से क्या बनने वाला है? दूरी। यस, ये डिस्टेंस हो गया आपका, दूरी। ये भी आपकी अदिश राशि रहने वाली है, डिस्टेंस। वी से क्या बनेगा? विद्युत धारा। ये विद्युत धारा। और क्या है बताओ? आवेश, प्रवाह की दर, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। याद है इसका मतलब। और ये जो दाब दिख रहा है ना, ये प्रेशर वाला है। ये प्रेशर मतलब दाब हो गया, ये आपके दाब। तो दाब भी अदिश राशि है। और दाब का मात्रक क्या होता है रे? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। ध्यान में रखना है। और ये वाला दिख रहा है मैं, और इससे बना लो आप मात्रा। क्या बनेगा? मात्रा, क्वांटिटी। समझ गए? ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं। यदि आप प्रश्न कोई पूछा जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये लो भैया, अब कुछ एक मात्रक आप नोट कर सकते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक आप सबको पता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल है जी।
ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक बताओ भैया, कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक भी जूल है। बिना देखे बताना, ऐसे नहीं देख देख के। दाब का मात्रक क्या है फिर? दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक रहेगा वो है आपके पास्कल। ये भी ध्यान में रखना, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। विद्युत धारा का? एम्पियर। विद्युत धारा, ये रहा आपका विद्युत धारा, और इसका मात्रक रहेगा एम्पियर। ओके। तापमान केल्विन है, जिसको कल की क्लास में रखेंगे हम, है कल वाली क्लास में लेंगे इसको, ताप और उष्मा ये टॉपिक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। शक्ति का मात्रक भी नोट कर सकते हैं आप, शक्ति, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, इसका तो वाट होता है। क्या होता है? वाट। वोल्ट मत कर देना, वोल्ट है वो विभवांतर के लिए होता है, वोल्ट होता है विभवांतर के लिए, ये शक्ति है तो वाट आएगा, वाट। लिखवा दिया, लिख लो तो। ये लो, आप लेट आए हो ना इसलिए। आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। मैं रिपीट कर देता हूं इसको पुनः। अदिश राशियां किसको बोलते हैं? अदिश राशियां, अदिश राशियां ऐसी राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाएगी। समझ में आया? आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, ये इसकी ट्रिक रहेगी। तो आ से आप आयतन बना सकते हैं, फिर कार्य, फिर शक्ति। समझे? ये परिमाण था, घनत्व बना, फिर चाल, द्रव्यमान, और फिर आपका तापमान बन गया, और ऊर्जा, दूरी, और विद्युत धारा, फिर दाब आया, और मात्रा बन गया। समझे? इसी प्रकार से सदिश राशियां भी होती है। विश्वत बल, वो तो आपको याद है, विश्वत बल वाला कल की क्लास में जाना था, है? विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण और बल, ये सदिश राशियां होती है, और ये अदिश राशियां। अब तो क्लियर है ना? ऊर्जा का मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो फिर जूल होगा, कार्य का मात्रक जूल, इनको अलग अलग रूप में और लिखा जाता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, दाब का मात्रक पास्कल, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये तो छोटे छोटे प्रश्न बन गए। लिख लिया क्या पवन? कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये आज का अपना टॉपिक। कार्य की चर्चा करते हैं सबसे पहले। दिख रहा है क्या? पेन नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये लो, ये बढ़िया दिख रहा है। कार्य, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे गए, आर्मी की एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य किसको कहते हैं बताओ? कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा क्या कहती है? किसको कहेंगे कार्य? अरे कार्य की परिभाषा क्या है? यस, कार्य आप लिख सकते हैं बल तथा विस्थापन। बल तथा विस्थापन के गुणनफल, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? को कार्य कहा जाता है। ये लो, इसकी परिभाषा है ये, बल तथा विस्थापन का गुणनफल। अब ये सेम एग्जाम में पूछा गया है,
लेकिन इसको गणितीय रूप में पूछा गया था। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। एग्जाम में आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा, कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? W बराबर F इंटू एस। तो W बराबर F गुणा एस, F गुणा एस हो गया। वर्क बराबर ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये बल गुणा विस्थापन, और इसी को बोला जाता है कार्य। और यही आर्मी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम में पहले पूछा गया है और ये आर्मी के पेपर में पूछा गया है, जो अपचेन जो कि अग्निवीर बना है? अब अग्निवीर बन गया। इतना आसान सवाल आया था। निम्न में से कार्य का सूत्र है, तो W बराबर F इंटू एस। क्लियर? W बराबर F गुणा एस, ये कार्य का फॉर्मूला रहेगा। ये वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो गया आपका W बराबर F इंटू एस। अब मात्रक की चर्चा करेंगे। परिभाषा हो गई, परिभाषा याद करने की इतनी आवश्यकता है नहीं। बल गुणा विस्थापन हो गया, तो कार्य कहलाएगा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। आसानी तो है, कोई हार्ड थोड़ी है इसमें, है क्या हार्ड? इसमें नहीं है। इसके मात्रक की चर्चा करें तो ये अलग अलग होंगे, ध्यान में रखना है। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, जूल होता है। अब ये जूल कब होता है? कब होता है? अरे ये जूल होता कब है? न्यूटन गुणा मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जूल को मैं न्यूटन गुणा मीटर लिख सकता हूं। क्या कर सकता हूं? न्यूटन गुणा मीटर। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। जूल की जगह आपको ये भी देखने को मिल सकता है, न्यूटन गुणा मीटर। अब इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह है, मैं इस बात को आपके सामने लिख रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा। यदि बल को न्यूटन, यदि बल को न्यूटन तथा विस्थापन को मीटर, विस्थापन को मीटर, ध्यान में रखना है इस बात को। विस्थापन को क्या लिख दें? मीटर लिखा जाए तो कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या होने वाला है? कार्य का मात्रक आपके रहेगा जूल। कार्य का मात्रक क्या बनेगा? जूल होगा। ये होता है ऐसे। और इसको शॉर्ट में ध्यान में रखना चाहे तो वो हो गया आपकी, क्या हो गया? एफ को यदि न्यूटन लिख देते हैं, एस को यदि मीटर लिख देते हैं, तभी आपका जूल बनने वाला है। क्या बनेगा? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, सीधी सी बात है। कब होता है? जब आप बल को लिख देते हैं न्यूटन और विस्थापन को लिख देते हैं मीटर, तब कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो जूल को आपके सामने ये भी लिखा जा सकता है न्यूटन गुणा मीटर। तो ये पहला आंसर हो गया। क्या और भी होते हैं इसके मात्रक? जी हां, बिल्कुल होते हैं। क्या होता है? और क्या होता है फिर? कार्य का फॉर्मूला क्या था? W बराबर आपके था F गुणा एस, यही था। दूसरा आप ध्यान में क्या रखोगे? दूसरा ये ध्यान में रखना है, दूसरा ये ध्यान में रखना है, यदि आप बल को लिख देते हैं डाइन, क्या लिख देते हैं? डाइन, और यदि आप विस्थापन को लिख देते हैं सेंटीमीटर, क्या लिख देते हैं? सेंटीमीटर। ध्यान में रखिएगा, सेंटीमीटर। अब ये कार्य का सूत्र अलग होगा। अब ये कार्य का जो सूत्र बनेगा, कार्य का जो मात्रक होगा वो अलग हो जाएगा। कब होता है ये? जब आप बल को लिख देते हैं डाइन में
और विस्थापन को लिख देते हैं सेंटीमीटर में, तब जो कार्य का मात्रक बनेगा वो आपके अर्ग बनेगा। क्या बनने वाला है? अर्ग। ये इंपॉर्टेंट बातें, ये अर्ग होगा, यानी इसका मतलब ये अर्ग हो गया। तो कार्य के दो आप फॉर्मूले ध्यान में रख सकते हैं और दो आप इसको सूत्र के रूप में लिख के चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा आपका मात्रक बनने वाला है। यदि सीधा सीधा पूछा जाए तो कार्य का मात्रक जूल होता है जो न्यूटन गुणा मीटर के बराबर होता है, और अर्ग पूछा जाए तो डाइन गुणा सेंटीमीटर में होता है। यहां से दो बातें और निकल के आएगी, यहां से दो बातें और निकल के आ रही है। एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं एक न्यूटन में? अरे डाइन का मान कितना होता है? डाइन का मान यदि पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा, एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, 10 की घात 5, यानी 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। आपसे सवाल किया जा सकता है एक न्यूटन में डाइन की संख्या कितनी होती है? तो 10 की घात 5 डाइन होती है। और इसी प्रकार से अर्ग भी पूछा जा सकता है, तो एक न्यूटन में यदि अर्ग पूछा जाए तो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 10 की पावर कितने? 7। हाँ, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकते हैं। और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। कार्य का सूत्र पहले पूछा गया, W बराबर F गुणा S। हो सकता है कि इस बार आपसे मात्रक पूछा जाए तो कार्य का मात्रक जूल होगा, और कब होगा? जब न्यूटन गुणा मीटर होगा। और अर्ग कब होता है? जब हम इसको बल को लिख देते हैं आपकी डाइन में और विस्थापन को सेंटीमीटर में लिख देते हैं, तब अर्ग होता है। और एक अर्ग आप ध्यान में रख सकते हैं, एक न्यूटन में अर्ग जो होते हैं 10 की पावर 7 होते हैं, और एक न्यूटन में डाइन की वैल्यू पूछी जाए तो 10 की घात 5 आपको बतानी होगी। तो ये कार्य था, छोटी छोटी बातें जो आप ध्यान में रखिएगा। यहां से दो सवाल और, कार्य का मान अधिकतम कब होता है और न्यूनतम कब होता है, ये भी बताएं आप। यदि सवाल किया जाए कार्य का मान अधिकतम कब होता है, कार्य का मान अधिकतम कब होता है? अधिकतम। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि कार्य का मान न्यूनतम कब होता है, फिर क्या आंसर दोगे? कार्य का मान न्यूनतम कब होता है? बताओ। कार्य का मान महत्तम कब होगा, यानी ज्यादा कब होगा, और कार्य का मान न्यूनतम कब होगा? क्या आपको पता है W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। यही होता है भैया, W बराबर F इंटू एस होता है। ये तो सबको शायद मुंह पे याद हो गया होगा। ये प्रश्न पहले पूछा गया, कार्य का सूत्र W बराबर F इंटू एस कोस थीटा। W बराबर F इंटू एस कोस थीटा, पूरा लिखें तो ये होगा कोस थीटा। अब देखो, अब क्या कहता है ये? यदि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यदि बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण हो, एक में यदि 90 डिग्री हो, दूसरे में 0 डिग्री हो, तो आपको बताना है कि कार्य का मान अधिकतम कब होगा। यदि बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण बने तो ध्यान में रखिएगा कार्य का मान क्या होगा? अधिकतम। और यदि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने तो याद रखिएगा कार्य का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। ये सारे के सारे प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट है कार्य के टॉपिक से। और पहले यहां से सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, इस बार भी आपके सामने आ सकता है, इसलिए ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। समझे? एक तो आप कार्य का फॉर्मूला, कार्य के जो मात्रक होते हैं वो किसमें कितना वैल्यू है, और अधिकतम और न्यूनतम मान कार्य का कब होता है, ये बातें आपको पढ़नी होगी। चलो आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट ऊर्जा की ओर। कार्य का दूसरा अगला भाग क्या है? ऊर्जा। हो गया यहां तक? ऊर्जा छपेगा क्या? नहीं छपा। ऊर्जा नेक्स्ट है, ये ऊर्जा, और ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी
पता है ना एनर्जी, ऊर्जा किसको कहते हैं? शाबाश। कार्य हमने पढ़ा, और कार्य करने की जो क्षमता है अलग अलग में, कैपेसिटी अलग अलग होती है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। आई कैन लिफ्ट द 100 kg, है, आई कैन लिफ्ट 100 kg, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। लेकिन मेरे में है नहीं, वास्तव में नहीं है, लेकिन मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। यदि आप काम करने में जितनी क्षमता लगाते हैं वही आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है। यानी कार्य करने की क्षमता को, एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है ये उसकी कैपेसिटी है, कोई कितना काम करता है वो उसकी कैपेसिटी है। डेली रूटीन में घोड़ा गाड़ी को खींचता है क्योंकि उसमें क्षमता है, ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है क्योंकि वो रेत और धोरों में आसानी से चल जाता है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो ये सारी की सारी जो क्षमताएं हैं वही एनर्जी है। तो यहां इसकी परिभाषा क्या बनेगी? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हाँ, या कार्य करने की दर, कोई भी लिख लो आप, कार्य करने की दर ही कार्य करने की क्षमता। समझ गए? ये आपकी एनर्जी कहलाएगी। अब ये गोराऊ तो बहुत मजबूत है ना, इसीलिए अपने ये टायर उठा लेता है, ये बड़े बड़े टायर उठाता है ऐसे। हाँ, रजत मारवाड़ी कहां गया वो? हाँ, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अरे ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का मात्रक, जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का मात्रक। कार्य का मात्रक जूल था, लेकिन लिखने का सिस्टम अलग अलग था, इसको अलग अलग रूप में लिखते हैं। वैसे ही ऊर्जा का मात्रक भी जूल होने वाला है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए? वो इसलिए एक इंडेक्स आपके सामने में बनाता हूं और उसको आप हमेशा के लिए माइंड में फिट कर लेना, वहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। ऊर्जा रूपांतरण एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण का पता है ना आप सबको? अरे ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। अब अजय देखो आंसर बता रहा है, अजय कहां बैठा है आज? हाँ, अजय का ही आंसर आएगा सबसे पहले, देख लेना। अभी आपके सामने ही बैठा है अजय। ऊर्जा रूपांतरण की बात करें तो यदि आपसे सवाल किया जाए कि डायनमो जो होता है, डायनमो, अब आपके सामने ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, ये सब आ जाना चाहिए आपको। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायनमो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में जो होता है, बहुत बार इसको लिया है एग्जाम में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको भैया? यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है? विद्युत में। समझ में आ गई बातें? डायनमो ऊर्जा रूपांतरण करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लेकिन उससे पहले आपको यह पता था, होना चाहिए था कि आखिर ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर। पता भैया पवन क्या आंसर होगा इसका? विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है? ये पीछे वाले, ये इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। क्या होगा? जस्ट इसका जस्ट ऑपोजिट।
इसका मतलब ये विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगी? यांत्रिक में। तो मैं यहां लिख देता हूं, विद्युत ऊर्जा को ये रूपांतरित करती है आपके यांत्रिक में। ये लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम में, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, और खास तौर से आपके अग्निवीर के पेपर में। क्लियर? यहां से सवाल बनने की संभावना, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है आपके कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और तीनों को हम साथ ही लेके चल रहे हैं, तो यहां से तो एक आपके प्रश्न पक्का आएगा। लो आगे बताओ। यदि आपसे सवाल किया जाए कि माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन देखा है? माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण करता है? ये किस प्रकार की ऊर्जा को बदलता है? कौन सी ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन? माइक्रोफोन ये विद्युत को ध्वनि में चेंज करता है या ध्वनि को विद्युत में चेंज करता है? बताओ भैया। माइक्रोफोन, याद रखिएगा, ये ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत में। सौर सेल, सौर सेल का भी बताओ। और एक सेल लिख देता हूं, लो। यस, पवन का आंसर सही आ रहा है। सौर सेल, सौर सेल आप ध्यान में रखिएगा, सौर सेल जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलते हैं। प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत में चेंज करेंगे। और जो सेल होता है, सेल आपने पढ़ा था ना, दो तीन दिन पहले की क्लास में जाना था, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो होते हैं जिनको हम एक ही बार काम में लेते हैं, और द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको हम पुनः बार बार काम में लेते हैं। रिचार्जेबल सेल कहलाते हैं, वो सेकेंडरी सेल होते हैं। जैसे बैटरी होता है आपका, बैटरी इमरजेंसी लाइट होता है। प्राइमरी सेल डैनियल, शुष्क, लेक्लान से, ये सारे डैनियल आपके प्राइमरी सेल है। सेल में कौन सा रसायन होता है? बैटरी जो होती है ना, उसमें कौन सा रसायन भरा रहता है? H2SO4 होता है कि नहीं होता? H2SO4 को ही अम्लों का राजा कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो ये सेल है। अब सेल में रसायन है, तो याद कर सकते हैं आप, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करेगा। किसमें? रासायनिक को विद्युत में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत में। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का बताओ जरा। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, इसका क्या आंसर होगा? है सान्या, क्या आंसर होगा? ये रहा लाउड स्पीकर, सामने लिखा तो है इतना बड़ा है। लाउड स्पीकर। अब स्पीकर आपको बजाना है तो पहले उसको, हाँ, पहले उसको विद्युत में डालना पड़ेगा, फिर बजेगा वो। तो लाउड स्पीकर है, तो ये विद्युत को किसमें चेंज कर देता है? जी, विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा? ये आपके ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देगा, ध्वनि ऊर्जा में। समझ गए? विद्युत को किसमें चेंज कर देगा? ध्वनि में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सितार, ये इंपोर्टेंट रहेगा। एक तो डायनामो इंपोर्टेंट है, विद्युत मोटर भी है, सितार भी है। सितार का भी बता दो रे। सितार, सितार का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? सितार जानते तो हो ना आप क्या होता है? फिर बताओ। सितार ऊर्जा रूपांतरित करता है, किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? बताओ। आगे वाले, पीछे वाले, बीच वाले। यांत्रिक को किसमें चेंज करता है ये? अरे यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है ये?
अरे भैया यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? ध्वनि ऊर्जा में। ये लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सितार। सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोमबत्ती का तो पता ही है आपको, मोमबत्ती का। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक है, भौतिक है? जी दोनों है ना। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना भी दोनों ही है, भौतिक परिवर्तन है। चलो ये आपके सामने जो सारणी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। आप एग्जाम में यहां से सवाल बने, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई क्या बातें? ऊर्जा के दो रूप होते हैं, मुख्यतः तीन है। ऊर्जा के मुख्यतः तीन टाइप है। छोटी छोटी बातें इनकी भी कर लेते हैं। एक तो आपका गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा। एक स्थितिज ऊर्जा है, और एक और जो टाइप बचता है वो आपके यांत्रिक ऊर्जा। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके जो उदाहरण है ना स्थितिज ऊर्जा के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। आजा भैया आजा, कहां जाएगा भाग के? हाँ, ये लो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। पहली बात, इनके फॉर्मूले आपको पता रखना है। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा है। क्या याद करोगे इसको? गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। यहां लिखा है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपकी बन जाएगी यांत्रिक ऊर्जा। समझ गए? गति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? गतिज। स्थिति के कारण स्थितिज। और यदि इन दोनों का योग हो तो फिर यांत्रिक। क्लियर? काम खत्म। याद करना है इसके सूत्र क्या होते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा होती है एनर्जी ऑफ काइनेटिक इक्वल हाफ mv स्क्वायर होता है। ये ध्यान में आप रखें, ये इसका फॉर्मूला है। एनर्जी ऑफ काइनेटिक, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। और ये तो आप सीधा याद कर लेना, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल इक्वल ep बराबर mgh। ये ध्यान में रखना, ये आपके स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा। ये स्थितिज ऊर्जा का है। समझे क्या? ये स्थिति, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहले मैं उदाहरण बता देता हूं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या रहेंगे रे? उदाहरण बताओ इसका, क्या है इसका उदाहरण? नदी का बहता हुआ पानी। अब उसमें गति हो रही है कि नहीं है? खेलते हुए फुटबॉल के खिलाड़ी, उड़ती हुई चिड़िया। आप समझे क्या? आप बहता हुआ नदी का पानी, बहता हुआ नदी का पानी। ये भी सही है, उसमें भी गतिज ऊर्जा ही होगी। उड़ता हुआ पंछी, उड़ता हुआ, अब उड़ता हुआ पक्षी, ये ध्यान में रखना है। अब कई बैठे हुए पक्षी में भी बना देंगे गतिज ऊर्जा। अरे पक्षी उड़ रहा है तो गति कर रहा है, वो गतिज ऊर्जा होगी इसमें। अब आप मेरे हिसाब से ये समझ गए होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे तो आप इनके सीधे सीधे आंसर कर पाओगे। हो जाएगा ना, यहां से कोई दिक्कत वाली नहीं है मेरे। खेलते हुए फुटबॉल के खिलाड़ी, इसमें कौन सी? भागते हुए बच्चे, दौड़ते हुए, दौड़ता हुआ घोड़ा, ये सब इनमें ही आएंगे ना। दौड़ते हुए बच्चे, ये सारे के सारे गतिज ऊर्जा के ही एग्जाम्पल रहेंगे, आप सबको मालूम चला। लेकिन ये जो स्थितिज ऊर्जा है ना, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान में रखना, ये वाली एनर्जी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है घड़ी की चाबी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी, आपने देखा है ना वो आजकल तो वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं गाड़ी आती है उसमें चाबी भरते हैं ऐसे, फिर हाँ, घड़ी की चाबी में यदि आपसे पूछा जाए कि घड़ी की चाबी में कौन सी एनर्जी है, तो घड़ी की चाबी में भैया ध्यान में रखना स्थितिज ऊर्जा होगी। उसकी स्थिति बना रहे हैं आप घड़ी की चाबी में, है कि नहीं? घड़ी की चाबी समझ गए? और बताओ, और भी है क्या इसके एग्जाम्पल? क्यों नहीं है? स्प्रिंग में भी बिल्कुल सही है, स्प्रिंग में, हाँ, स्प्रिंग जो होता है आपका, स्प्रिंग, हाँ, खींचा हुआ धनुष, धनुष में भी होता है। धनुष, बांध का पानी, मैं लिख देता हूं, ये सारे के सारे स्थितिज ऊर्जा के ही एग्जाम्पल है। बांध का पानी, अब खींचा हुआ धनुष, ऐसे खींच रहे हैं उस धनुष को, तो ये पोजीशन बन गई, स्थिति बन गई। अब मेरी इच्छा है मैं किसकी तरफ चलाऊं। बांध का पानी, समझे? धनुष, स्प्रिंग, स्प्रिंग की 3 पोजीशन होती है, आप सबको पता है, नहीं है? अब स्प्रिंग को निकाल के, अरे स्प्रिंग की पोजीशन देखो, एक तो ये सिंपल पोजीशन है, पेन में देखा हैगा, और एक ये पोजीशन है, ठीक है, और एक ये वाली पोजीशन है। ये तो साधारण है, जो पड़ी हुई एकदम सिंपल है पेन में, और दूसरी स्प्रिंग को बाहर निकाल के आप ऐसे खींचोगे तो ये एक पोजीशन बनेगी, और तीसरी पोजीशन उसको दबाओगे आप तो वो बनेगी। तो सारी में स्थिति बन रही है, तो ये स्थिति ऊर्जा के ही एग्जाम्पल रहने वाले हैं। क्लियर है ना बातें? और यांत्रिक ऊर्जा इन दोनों का योग होगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा होगी। जैसे हमारे हाथ में एक हथौड़ा है, ये कील है, इसको दीवार में ठोकना है तो क्या करेंगे? अब जब हथौड़ा उठाएंगे तो ये हाथ में है, तो ये इसमें स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी है? स्थितिज। अब जैसे ही मैं इस हथौड़े से ऐसे इस पे प्रहार करूंगा तो गति हो रही है कि नहीं हो रही? तो गतिज ऊर्जा है। और जैसे ही ये कील इस दीवार के अंदर घुसेगी, यांत्रिक ऊर्जा है। क्लियर होगी बातें? तो यहां से यदि एग्जाम में प्रश्न बने तो फिर आपका गलत नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम, शक्ति, छोटा सा कि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी क्लियर कर देते हैं अभी। है यांत्रिक की इतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये बस 2 मिनट का टॉपिक है, कोई ज्यादा है नहीं। शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति किसको बोलते हैं? अरे शक्ति क्या है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, यही शक्ति है। और शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक क्या है जी? शक्ति का मात्रक यदि पूछा जाए तो आपको बताना है, शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है। अब वोल्ट मत कर देना गलती से, कोई वोल्ट करके आ जाए तो विभवांतर का होता है वो तो वाट। आपसे सवाल किया जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है 1 एचपी का? कितना होता है? 1 अश्व शक्ति का मान, ये हॉर्स पावर का मतलब है अश्व शक्ति, घोड़े की पावर, अश्व शक्ति कहते हैं इसको। और इसकी वैल्यू होती है 746, कितनी होती है? 746 वाट। 1 अश्व शक्ति का मान है ये, 1 हॉर्स पावर। ये इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम में, कई बार यहां से प्रश्न बन ही जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपसे पूछा जाए एक सीएफएल जो होता है उसकी कितनी है? सीएफएल की सीएफएल होता है ना ये, अरे बल्ब जो होता है सीएफएल वाला, उसकी कितनी है?
वाट में यदि पूछा जाए तो 23 वाट होती है। कितनी? 23। और यदि आपसे धावक का पूछा जाए फिर धावक में कितनी होती है, तो ये 300 वाट होती है। और यदि गाड़ी का पूछा जाए तो फिर 80,000 होता है। कितना? 80,000। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एक हॉर्स पावर है ना, ये अश्व शक्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वाट। बोलो कोई समस्या नहीं है? ठीक है फिर। तो आज के लिए काफी है, मिलेंगे आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।